हम लोग लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस को देख रहे हैं। कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, उससे आगे आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हम एक टेबल ही बना देते हैं, जैसे कि इसमें डिजीज का नाम हो जाए, और यहाँ पर डिफेक्टिव एंजाइम हो जाए जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण हुआ है, और जो सब्सटेंस जमा होगा एक्यूमुलेटेड सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट जो है इसको डाइजेस्ट करना होता है, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। हम लोग तो अपना तरीके से इन चीजों को देखना है जी। अब देखिए सबसे पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, मतलब पिछला तो था ही, लेकिन अभी एक बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है हर्लर, साइंटिस्ट के नाम से दिया गया, हर्लर्स डिजीज। इसमें जिस एंजाइम का वो डिफेक्टिव माना जाता है, मिलता है जो एंजाइम डिफेक्टिव, उस एंजाइम का नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, जबकि गॉचस डिजीज में क्या था, बीटा ग्लूकोसाइडेज, इसमें है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। एंड एक और एंजाइम का डिफेक्ट देखा जाता है, अल्फा आइड्यूरोनिडेज। ठीक है, अब इसके डिफेक्टिव अगर ये एंजाइम है तो कौन सा मटेरियल सेल में जमा होना शुरू हो जाएगा। अभी एक थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसमें, ग्लूकोसाइडेज इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, अचानक मेरे दिमाग में आया, ये इसमें नहीं आएगा, सिर्फ आइड्यूरोनिडेज आएगा। ठीक है, इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो सेम सबस्ट्रेट होता है जो हंटर्स का होता है, दैट इज हिपारान एंड डर्माटान सल्फेट। ये सभी कॉन्जुगेट शुगर होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्जुगेट शुगर। अब मान लो किसी विद्यार्थी को यही नहीं पता हो कि ये हिपारान या डर्माटान सल्फेट होता क्या है, तो उसके मन में सवाल उठेंगे ही। ये कंजुगेट शुगर है। यह हो गया इसके लेवल में पहला, हर्लर्स डिजीज। सेकेंड जो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है, प्रीवियस के सब आगे बढ़ रहे हैं, उसका नाम है पोम्पे डिजीज। पोम्पे डिजीज, इसमें जो डिफेक्टिव एंजाइम होता है वो होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। इसलिए हमको कंफ्यूजन हुआ, इसलिए हमने ठीक किया उसको। और इसमें जो मटेरियल जमा हो जाता है उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। क्योंकि ग्लाइकोजन हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमको पोम्पे डिजीज को दिमाग में रखना चाहिए। इसको सिर्फ एक आध दो बार रिवीजन करने से चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। जो तीसरा है उसका नाम है फैब्री डिजीज। ये सारे साइंटिस्ट के नाम पर है, फैब्री डिजीज। फैब्री डिजीज में जो एंजाइम डिफेक्टिव होता है उसका नाम होता है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। अब देखो ये सभी अल्फा वाले हैं, जबकि गैंग्लियोसाइडेज में बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। तो बहुत चतुराई के साथ इन चीजों को देखना पड़ेगा, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। इससे क्वेश्चंस इस पोर्शन से, ये 14 बीमारियां हैं, इनके बारे में आपको बीमारी का डिस्कशन नहीं पूछेगा कि क्या दवाई लगेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पूछेगा। वो सिर्फ लाइसोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पूछेगा कि बताओ कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव है और कौन सा सबस्ट्रेट उसका है। इतना सावधानी इसमें रखनी चाहिए। तो ये जो फैब्री डिजीज है, इसके लिए जो सबस्ट्रेट होता है उसका नाम है सिरामाइड। सिरामाइड हेक्सोसाइड, ये एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। इसके बाद जो कैटेगरी आता है फोर्थ, वो बहुत पॉपुलर डिजीज है, मैं इसको डबल लाइन कर रहा हूं। ये है नीमैन पिक डिजीज। साइंटिस्ट के नाम पर ये सारे हैं।
नीमैन-पिक डिजीज जो है, इसमें जो एंजाइम डिफेक्टिव होता है उसका नाम होता है स्फिंगो माइलिनेडेज। स्फिंगो माइलिनेडेज। ओके। और इसमें जो सबस्ट्रेट अफेक्टर होता है, नाम ही से पता चल रहा है, उसका नाम है स्फिंगो माइलिन स्टोरेज होता है। अगर ये सभी एंजाइम्स अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये एंजाइम्स जो होंगे वो इन सभी सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। अगर अल्फा ग्लूकोसाइडेज है तो ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट कर देगा, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज है तो सिरामाइड हेक्सोसाइड को डाइजेस्ट कर देगा, अगर स्फिंगोमाइलिनेडेज है तो स्फिंगोमाइलिन को डाइजेस्ट कर देगा। बट अगर ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, ठीक है ना, मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूं, क्रॉस, गोल करके क्रॉस। गोल करके क्रॉस का मतलब हो गया कि ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। या अगर बोलेंगे नहीं सर आप तो माइनस सी यूज कर रहे थे, माइनस सी यूज करिए, तो माइनस भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लाइक गोल में माइनस डाल दें, एक सर्किल बनाए, मतलब ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इनका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो चुका है। अगर इस कैटेगरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट का नाम है मॉर्क्यो डिजीज। ठीक है। मॉर्क्यो डिजीज में क्या होता है, कौन सा एंजाइम जो है वो डिफेक्टिव होता है? इसमें होता है एन एसिटाइल हेक्सोसामाइन 6 सल्फेट, ये सबस्ट्रेट का नाम हो गया। और अब सल्फेटेज, ठीक है, नाम बड़ा होने से घबराना मत। एन एसिटाइल 6 सल्फेट सल्फेटेज, ये है इसका नाम। अब इसका सबस्ट्रेट क्या है, किस पर ये काम करता है? इसका सबस्ट्रेट है एक कॉन्जुगेट सुगर जिसका नाम है केराटान, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारे कार्टिलेज में पाया जाने वाला, ज्वाइंट्स में पाया जाने वाला कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, ये इस सब को डाइजेस्ट करता है। ये हमारे सब बॉडी के लिए चाहिए। अगर हमारे बॉडी में ये नहीं रहे तो समझिए कि हमारा जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए रिसाइकलिंग इन सब का होना ही चाहिए। देखिए छठवां के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम है सॉफिलिप्पो डिजीज। सॉफिलिप्पो डिजीज जो है वो कौन सा एंजाइम है उसका जिसके डिफेक्ट होने से ऐसा होता है? उस एंजाइम का नाम है हिपैरान सल्फेटेज, ठीक है, हिपैरान सल्फेटेज। और इसका सबस्ट्रेट कौन है, किस पर ये एक्ट करता है? ऑब्वियसली नाम ही में छुपा हुआ है, हिपैरान सल्फेट, मतलब ये जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम जल्दी से देखें अगले बीमारी को, तो मैं इस पर डबल टिक लगाता हूं, ये बहुत पॉपुलर डिजीज है, टे-सैक डिजीज। टे-सैक डिजीज में कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव होता है? एन एसिटाइल हेक्सोसामाइन, एन एसिटाइल हेक्सोसामाइनिडेज, ये नाम है एंजाइम का। तो एन एसिटाइल हेक्सोसामाइनिडेज, अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए, जिसको कि हम ऐसे माइनस से कर रहे हैं साइन, इसको भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दें माइनस, इसको भी रिप्रेजेंट कर दें माइनस, और इसको भी रिप्रेजेंट कर दें माइनस, मतलब ये सभी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें इसका सबस्ट्रेट क्या है? कहते हैं इसका सबस्ट्रेट जो है उसका नाम है GM2
गैंग्लियोसाइड, ठीक है ना। जबकि गैंग्लियोसाइडेज में क्या था, GM1 गैंग्लियोसाइडेज था। ये 1 और 2 नंबर ऑफ सियालिक एसिड्स, मतलब नाना, पर डिपेंड करता है। ये सभी बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, और मेरे प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो लोग बाद में जुड़ेंगे तो उनको भी ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अभी अगला अगला आ गया 8वां। इसका नाम है सैन फिलिपो ए। पिछला जो था ना, एक मिनट थोड़ा सा हम बैक जाते हैं। ये सैन फिलिपो बी डिजीज है, और अब जो है वह है सैन फिलिपो ए डिजीज। सैन फिलिपो ए डिजीज में जो टारगेट एंजाइम है उसका नाम है हिपारान सल्फेटेज, मतलब ठीक उसी तरीके से जैसे सैन फिलिपो बी में था, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर, और ये कैरेक्टराइज हो गया। इसका भी सबस्ट्रेट जो होता है वो हिपारान सल्फेट ही होता है। सो सैन फिलिपो ए एंड सैन फिलिपो बी ये बहुत मिलते जुलती बीमारियां हैं स्टोरेज के संबंध में। ये एंजाइम है जिसमें डिफेक्ट होता है। इसी क्रम में अगर हम 9वें पर चले, मैं सवाल पूछने का मौका दूंगा सबको। उसका नाम है फेबर डिजीज। खत्म होने वाला है ये फेबर डिजीज। और फेबर डिजीज में कौन सा सबस्ट्रेट होता है? इसका नाम है सिरामिनिडेज, ठीक है, या फिर लोग इसको सिरामिडेज भी कहते हैं, सिरामिडेज। और इसका टारगेट सबस्ट्रेट है वो कौन है? ऑब्वियसली सिरामाइड है। सिरामाइड सिरामाइड क्या है? सिरामाइड एक ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड है, एकदम बेसिक ग्लाइकोलिपिड से। तो इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए साहब तो ये भी प्रॉब्लम है। और जो लास्ट है इसका, उसका नाम है मेरो टॉक्सलैमी मेरोटॉक्सलैमी डिजीज। इसमें जो एंजाइम डिफेक्टिव होता है उसका नाम भी है एराइल सल्फेटेज बी। हम लोग पहले जो पढ़े थे मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, उसमें एराइल सल्फेटेज ए था, यहाँ बी है। और इसका टारगेट जो सबस्ट्रेट है उसका नाम है डरमेटान सल्फेट। मन में कई बार सवाल आएगा, सर डरमेटाइन सल्फेट तो 3 जगह आ गया। क्या होता है कि हर एक एंजाइम का जो डाइजेशन करने का, मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड हटाने का जो साइट्स होता है वो स्पेसिफिक होता है। उस बेसिस पर ही ये डिफरेंट होता है। यदि मैं आपको समझाऊं एकदम एक सिंपल तरीके से, एक अच्छे से डायग्राम समझाता हूँ। देखो ये जो है ना, आप इसको समझे कि ये जो है डरमेटान सल्फेट है, ओके। और यहाँ बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं। तो कोई जो है, मान लो कि यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर जेड वाई है, यहाँ पर एक्स डब्ल्यू है, स्पेसिफिक साइट्स है, ठीक है। तो एराइल सल्फेटेज हो सकता है कि एराइल सल्फेटेज कहाँ कट करे? ए और बी के बीच में, ठीक है। मतलब ये फिक्स है कि इसी तरीके से काटेगा। कोई दूसरा एंजाइम हो सकता है कि वो यहां से काटे, कोई तीसरा यहां से काटे। तो अलग अलग साइट से कारण इसके जो एंजाइम्स के टाइप्स होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, पेप्सिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसके अलावा वो केमोट्रैप्सिन जो है, काइमोट्रैप्सिन जो है, ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसके अलावा डाइपेप्टिडेज भी जो है, ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और साहब सबके जो होते हैं ना, साइट ऑफ एक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी है। तो अभी आपने बहुत सारे लाइसोसोमल डिजीज को देखा है। एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आई सेल डिजीज।
ठीक है। आईसेल डिजीज जो है यह किस चीज से जुड़ा हुआ है? यह लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यह एक रेयर जेनेटिक डिजीज है। वैसे मेरे विद्यार्थियों, ये जितनी भी बीमारियां बताई गई, ये सारे के सारे 1 to 14 रेयर जेनेटिक डिजीज है, ठीक है ना। सभी रेयरली मिलते हैं, कोई भी बहुत कॉमन नहीं होता है। रेयर जेनेटिक डिजीज। और ये रेयर जेनेटिक डिजीज क्यों है? क्योंकि ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ठीक है। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर क्यों होता है? लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एंजाइम। जो एप्रोप्रिएट एंजाइम चाहिए, उसकी कमी से ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होता है, ठीक है। और ये 14 लोगों ने देखा है। और अगर ऐसा प्रॉब्लम हो, ये अफेक्ट करता है नॉर्मली किसको? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्प्लीन, रेड बोन मेरो या बोन मेरो को हम लोग कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सही ऑर्गन्स हैं जिसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ये एक जनरल ट्रेंड की बात हो गई। अब है कि यहाँ पर आई सेल डिजीज, हम लोग तो इसी को देखना है अभी यहाँ पर टॉपिक को। जनरलाइज पॉइंट मैंने उसको रखा था। आई सेल डिजीज क्या है? ये प्रोटीन सॉर्टिंग डिफेक्ट है, ठीक है ना, कि caused by the defect in protein sorting from endoplasmic reticulum to the lysosome। उसके नहीं होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? लैक ऑफ मल्टीपल एंजाइम्स, लैक ऑफ मल्टीपल एंजाइम्स, जिसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वो एंजाइम है जिसकी कमी से ये होता ही है। मोस्ट सिग्निफिकेंट इज, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं GLC-NAC, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन फॉस्फोट्रांसफरेज, देखिए ये एंजाइम का नाम है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन फॉस्फोट्रांसफरेज, ये एंजाइम का नाम है। होता यह है कि जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स, एकदम ऑर्डरली समझेंगे। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स बनते हैं रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद ये एंजाइम जाते हैं सिस नेटवर्क गोल्जी बॉडी में। वहां इनका प्रोसेसिंग एंड मैच्योरिटी होता है, प्रोसेसिंग एंड मैच्योरिटी। फिर वहां से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं, ये पहुंच क्या जाते हैं सब बड़े, कैसे हम लोग बच्चे से बड़े खुद हो जाते हैं, ट्रांस नेटवर्क गोल्जी बॉडी। और उसके बाद अब ये तैयार हो चुका है कहां जाने के लिए?
उसके बाद ये जाता है लाइसोसोम में जाता है। ये इसका पाथवे है कि लाइसोसोमल एंजाइम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बना, उसके बाद भेजा गया इसको सिस नेटवर्क गोल्जी बॉडी में, फिर मैच्योरिटी होते जा रहा है, ये ट्रांस नेटवर्क गोल्जी बॉडी में चेंज हो गया, और फिर इसको ये करके लाइसोसोम में भेजा जाता है। ठीक है, जब ये यहां से भेजा जाता है तो कैसे पता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के वेसाइकिल को कि हमको लाइसोसोम में ही जाना है? तो यहां पर एक सॉर्टिंग सिग्नल्स होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉर्टिंग सिग्नल। नहीं होता है कि बहुत सारी चिट्ठियां हैं, तो डाकघर में क्या होता है, डाकघर में सभी चिट्ठियों को सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग में क्या है, सबको कौन दिल्ली जाएगा, कौन मुंबई जाएगा, कौन झारखंड में रहेगा, कौन बिहार जाएगा, कौन कहीं जाएगा, इंटरनेशनल जाएगा, तो सबको पहले चुन चुन कर अलग अलग किया था कि नई दिल्ली के सब अलग कर दो, उसका एक बैग बन गया, बिहार का अलग कर दो, तमिलनाडु का अलग कर दो। ये सॉर्टिंग वर्क है, ये सॉर्टिंग सिग्नल होता है। ठीक है, और इस सॉर्टिंग सिग्नल का नाम यहां पर होता है M6P सॉर्टिंग सिग्नल। यहां पर M6P जो है, यह नाम है किसका, यह फुल फॉर्म है मैनोज 6 फॉस्फेट का शॉर्ट फॉर्म है ये M फॉस्फेट, M6P को। तो ये वो सॉर्टिंग सिग्नल है। अब ये सॉर्टिंग सिग्नल, इस सॉर्टिंग सिग्नल के काम के लिए हमें चाहिए होता है एक एंजाइम, ठीक है ना, और द प्रॉपर M6P action, role of N-acetyl glucosamine phosphotransferase is essential, एकदम महत्वपूर्ण होता है। अगर ये ना हो तो फिर ये काम हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉस्फोट्रांसफरेज क्या करता है, नाम में ही छुपा हुआ है, ये करता है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये फॉस्फेट का ट्रांसफर करता है भाई, ये तो चाहिए ही चाहिए हमें हर हाल में। अगर ये नहीं रहेगा तो जो लाइसोसोम के जाने के लिए जो सॉर्टिंग और सिक्वेस्टरिंग होता है वो नहीं होगा। अब हम लोग एक एंजाइम को देखें, देखिए इस एंजाइम का नाम है N-acetyl ग्लूकोसामाइन फॉस्फोट्रांसफरेज। मैं ऐसे करके अब लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, कितना लंबा लिखूं, ठीक है। और आप देखें यहां पर ये है लाइसोसोमल एंजाइम, ये लाइसोसोमल एंजाइम है, ठीक है ना, इसे हम लोग कह रहे हैं लाइसोसोमल एंजाइम। ये एंजाइम जो है ये अपने साइट से जाकर जुड़ चुका है। एंजाइम हम सब जानते हैं कि एक्टिव साइट होता है, जुड़ चुका है। ये जो लाइसोसोमल एंजाइम है इसमें सीक्वेंस है मैनोज का, ठीक है ना, इसमें सीक्वेंस है मैनोज का। अगर कौन मैनोज है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ये मैनोज है, ये सभी क्या है, मैनोज है यहाँ। और ये एंजाइम को अभी पता नहीं है, ये लाइसोसोमल एंजाइम को मैनोज रहने से अभी, सिर्फ मैनोज रहने से अभी इसको एकदम पता नहीं कि कहाँ जाना है। एकदम दिमाग में इसका क्वेश्चन घूम रहा है, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ जाना है मुझे। हमको एक सिग्नल जोड़ना पड़ेगा, सिग्नल जो के लिए एक साइट है बाइंडिंग साइट, और इस बाइंडिंग साइट पर क्या जुड़ा हुआ है, इसका सबस्ट्रेट। देखिए फॉस्फेट
फॉस्फेट और ये है U, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखें तो नेमिंग मैं कर देता हूं, ये जो है इसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये दोनों फॉस्फेट हो गया, और इसका नाम है यूरिडाइन, यूरिडाइन। तो इसका पूरा नाम जो है इसका वो क्या होता है, मैं वो यहां लिख देता हूं। इसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूरिडाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट, यह इसका नाम होता है। तो ये हो गया इसका। अब क्या होता है कि ये एंजाइम, जिस एंजाइम के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये करता क्या है, ये सबसे पहले करता है कि इतना दूर के हिस्से को काटकर अलग कर देता है। ये यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट को काटकर अलग कर देता है। अब देखिए काटकर हम यहीं पर अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये काटकर अलग कर दिया, हो गया। तो यहां से निकल गया यूएमपी, यहां से क्या निकल गया, यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट निकल के बाहर। अब देखिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन फॉस्फेट मौजूद है। अब ये फॉस्फेट जो है वह मैनोज के साथ जुड़ने वाला है, मतलब इसका ट्रांसफर होने वाला है। यही एंजाइम कैटालाइसिस करेगा। रिजल्ट क्या होगा, ये जो फॉस्फेट है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन फॉस्फेट जो है वह जाकर जुड़ गया कहां पर, वो जाकर जुड़ गया इस मैनोज के साथ। कैसे जुड़ गया, फॉस्फेट और ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये निकलकर यहां पर जुड़ गया। जैसे ही यहां पर जुड़ गया, अब लाइसोसोम के एंजाइम को पता चल गया कि मुझे कहां जाना है, ठीक है ना, इसको पता चल गया कि मुझे कहां जाना है। और ये एंजाइम जो है, इस पूरे एंजाइम को मैं एकदम गोल घेर देता हूं ताकि आप इसको खूब बढ़िया समझिए। ये पूरा का पूरा एंजाइम जो है यहां से यहां तक, ये एंजाइम जो है एकदम ऑर्डर में आ गया। अब ये एंजाइम जो है लाइसोसोम में जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा। अब सोचो कि अगर यही एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए, विद्यार्थियों यही एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए तो क्या ये प्रोसेस होगा, नहीं। तो क्या लाइसोसोमल एंजाइम को पता चलेगा कि मुझे लाइसोसोम में जाना है, नहीं। तो लाइसोसोम में क्या होगा, डिफेक्टिव वर्क, और डिफेक्टिव वर्क के कारण जो डिजीज होगा उसका नाम क्या होता है, आइसेल डिजीज, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट और बचा हुआ है, उसका लेक्चर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।